हेलो बच्चों, आज के क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर जिसको कि ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर भी कहा जाता है। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर या वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर बात एक ही है, ठीक है। और ख़ास करके इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। और इस टॉपिक का मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर का या परमानेंट मैग्नेटिज्म का यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है और अच्छा भी प्रॉब्लम बनता है और पूछा भी सबसे ज़्यादा जाता है। तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का, हम लोग पहले इसको भी समझें। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के हेल्प से हम लोग जो है किसी भी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। या M और B का रेशियो भी निकालते हैं। M और B मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालते हैं। और B जो है वह मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो ऑसिलेट कराया जा रहा हो, दोनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, वी डिटरमाइन द, क्या करते हैं? डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। मतलब M1 और M2 का रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं? M1 और M2 का रेशियो निकालते हैं। और दूसरी बात, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो। मतलब M और BH का रेशियो या M और B, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो M और B का रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं? M और B का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और मेन टारगेट है मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना। कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह आपका जो डायग्राम है थोड़ा इसको समझें। यह आपका ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का डायग्राम है और यह जो है एक एक्सपेरिमेंट है। जो आप किए हैं तो अच्छी बात है और नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे। आज के क्लास के बाद आपको और भी सुविधा मिलेगी। तो होता क्या है इसमें, यह जो मैग्नेटोमीटर है यह एक वुडन बॉक्स का बना हुआ होता है। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक लकड़ी का बक्से टाइप से होता है। और इधर जो यहाँ देख रहे हैं ये ग्लास विंडो है। ये दोनों क्या है? ग्लास विंडो है। इधर इधर जो देख रहे हैं ये ग्लास विंडो है। इधर भी शीशा लगा होता है ताकि आप मैग्नेट जो ऑसिलेशन कर रहा है आप इसको आराम से देख सकते हैं कि मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये टॉरिसन हेड है, मतलब जहाँ से ऑसिलेशन हम लोग क्रिएट कराते हैं, ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन को प्रोड्यूस कराते हैं। ये भी आपका ग्लास विंडो है। और यहाँ पर जो मैग्नेट को ऑसिलेट कराते हैं इसके लिए यहाँ पर एक पेन होता है जिस पर कि मैग्नेट को रखा जाता है, जिस पर मैग्नेट को रखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि आप ये दो मैग्नेट को एक साथ भी रखा गया है।
एक मैग्नेट को भी रख सकते हैं। फिर दो मैग्नेट को एक साथ क्यों रखा गया है इसकी भी बात करेंगे, इसलिए कि कंपैरिजन में दो मैग्नेट एक साथ भी यूज होता है, हम लोग रखते हैं। सबसे पहले एक मैग्नेट रखते हैं, उससे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड जो होगा यहाँ पर इसके द्वारा निकालेंगे। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले तो आप ये याद रखेंगे, 2π√I/MB। ये टाइम पीरियड होता है जब कोई भी सिंगल मैग्नेट ऑसिलेट करेगा मैग्नेटोमीटर में, ठीक है। और ये कैसे निकलता है इसको भी अभी हम लोग निकाल करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से निकलता है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आप लोग लिख लें ऊपर वाला, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड को। तो तरीका ये होगा, हमारे पास जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि टॉर्क के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? mb sin थीटा। और रीस्टोरिंग जैसे ही लगाएंगे तो एक निगेटिव साइन का यूज होगा। रीस्टोरिंग जैसे लगाएंगे तो निगेटिव साइन का यूज होगा। रीस्टोरिंग के वजह से निगेटिव साइन होता है, ये आपको पता है। और रीस्टोरिंग का क्या मतलब होता है? कि वह वापस जो है फिर से उसी पोजीशन पर लाने का प्रयास करे। तो जब भी कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, चाहे झूला का केस हो, कोई भी SHM का केस होता है, तो वह रीस्टोरिंग के वजह से ही होता है। किसके वजह से होता है? रीस्टोरिंग के वजह से ही होता है। तो निगेटिव साइन जो लिया गया है रीस्टोरिंग के वजह से, निगेटिव साइन टेकन फॉर रीस्टोरिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा हुआ। और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? I अल्फा होता है, I अल्फा होता है या नहीं होता है? I अल्फा। अब ये बताओ कि अल्फा क्या है इसमें? बोलो अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है? तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? d⍵/dt दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो अल्फा को दे दिया d⍵/dt, तो -mb। और अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा कितने के बराबर होता है? थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो चलिए अगला स्टेप में करेंगे। अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है साहब? इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये I हो गया d⍵/dt और -mb, और यहाँ पर ये क्या हो गया साहब आपके पास? थीटा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात अब यह है, देखो d⍵/dt, d⍵/dt क्या हो जाएगा? -mb/I इंटू थीटा। अब ये बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है? ये कौन सी क्वांटिटी है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये अल्फा के बदले आया था साहब, ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए कि ये जो बाकी फैक्टर है ये कांस्टेंट है। तो
तो इसका मतलब है कि ये SHM तो कर रहा है, तो फिर यहाँ से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से इतना बात तो स्पष्ट है कि जो मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल जो है वह SHM कर रहा है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। पहले इसको लिख लें। तो देखिए इसमें ये बात तो साबित हो गया, एक बार इसको हम ऊपर फिर लिख रहे हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। तो एंगुलर एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमारे पास जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का SHM से क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फर्क यह है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो कंपेयरिंग तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयरिंग तो कर ही सकते हैं। तो कंपेयरिंग करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सलेशन, ये एक्सलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बराबर कर देना है एम बी अपॉन आई। ठीक है। और अगर इक्वेटिंग लिखना हो तो यहाँ भी आप अल्फा दे दीजिए और यहाँ थीटा दे दीजिए। ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना, रूट अंडर एम बी अपॉन आई। ओमेगा को क्या दे सकते हैं, 2 पाई बाई टी रूट अंडर एम बी अपॉन आई। बोलो कोई तकलीफ इसमें? अब यहाँ देखो, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो क्या हो जाएगा साहब, बोलो तो। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई टी को इधर करो, रूट अंडर आई अपॉन एम बी। और ये फॉर्मूला आपके पास पहले से है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है साहब, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी। याद रहेगा कि नहीं? तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम पीरियड को पलट दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, नहीं? अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम पीरियड को पलट दिया जाए, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बोलिए क्या किया जाए, 1/2 पाई रूट अंडर एम बी अपॉन आई, 1/2 पाई रूट अंडर एम बी अपॉन आई। ये किसके लिए हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? बोलो ये क्लियर है? तो यहाँ देखिए, अब जो हमारा इसमें फाइनल टारगेट है वो है दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करना। ठीक है। देखिए कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है। ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या होगा? फास्ट ऑसिलेशन हो गया। पहले स्लो था, अब ये फास्ट ऑसिलेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए, अगर बी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो बी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब फास्ट ऑसिलेशन, पहले धीरे धीरे और उसके बाद काफ़ी तेज हो जाएगा फास्ट ऑसिलेशन। आई बात समझ में? तो पहले तो याद रखिएगा इस बात को, ये लिख चुके हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ जो इसका रिलेशन होगा, एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी। एन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी। इसका मतलब बी बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा। तो यहाँ पर रेशियो फॉर्म में जो इसके लिए फार्मूला होगा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू रूट अंडर b1 अपॉन b2। ठीक है। और अगर I और M कांस्टेंट हो तो B के साथ यहाँ पर हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ B कांस्टेंट भी रह सकता है। तो जब B कांस्टेंट रहेगा, हालांकि यहाँ B को भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे,
तो B अगर कांस्टेंट हो तो टाइम पीरियड और मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट अंडर के। तो ये तब होगा जबकि I और M कांस्टेंट हो। I और M क्या है, कांस्टेंट है। I कांस्टेंट हो और M भी क्या हो जनाब, कांस्टेंट हो, तब ऐसा होगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर I और B कांस्टेंट हो, हाँ I और B कांस्टेंट हो, I कांस्टेंट हो, B कांस्टेंट हो, तो T जो है क्या हो जाएगा, या तो कहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m कह सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, बात समझ में आ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। अगर I और B कांस्टेंट हो तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अगर बदला जाए तो टाइम पीरियड उसके हिसाब से बदलेगा, टाइम पीरियड उसके हिसाब से बदलेगा। आई बात समझ में। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ इसको रिलेट करें तो फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इसको रिलेट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट अगर बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब तेज ऑसिलेशन, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट घटे, मैग्नेटिक मोमेंट अगर घटता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। मैग्नेटिक मोमेंट अगर डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा साहब, डिक्रीज करेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। और अगर रेशियो फॉर्म में बात करें, रेशियो फॉर्म में बात करें, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, नीचे लिख लिया आप लोग, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो n1/n2 इक्वल टू √अंडर क्या मिलेगा, m1/m2। बोलो कोई तकलीफ इसमें। एक बार m1 के साथ लेंगे, दूसरे बार m2 के साथ लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n1/n2 m1/m2। और टाइम पीरियड के साथ रेशियो की बात करें तो यहाँ पर उल्टा चलेगा। टाइम पीरियड में इन्वर्सली है जनाब, तो T1/T2 इक्वल टू m2/m1। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा तो n1/n2 m1/m2। टाइम पीरियड के साथ उल्टा है, इन्वर्सली है ना। टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली है, उल्टा है। देखिए तो T1/T2 √m2/m1। आई बात समझ में। तो ये टाइम पीरियड का रेशियो √m2/m1 के रेशियो के बराबर होगा, √अंडर, ठीक है। आई बात समझ में। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तरीका तो यह भी है, इसके द्वारा भी हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साहब, यहाँ से देखो तो, या यहीं से देखिए कि m2/m1 कितना हो गया, m2/m1 कितना हो गया। रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा ना साहब, क्या होगा बोलते जाओ, T1² तो m2/m1। और अगर m1/m2 की बात करें तो उल्टा हो जाएगा ना, T2²/T1²। लेकिन ये अलग अलग, m1 आपका मैग्नेटिक मोमेंट है एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से भी जो है इसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं।
यह है कि सिंगल मैग्नेट के ऑसिलेशन के द्वारा ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मेजर रूप से जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि जब दो मैग्नेट को एक साथ रखा जाए, दो मैग्नेट को एक साथ रखा जाए जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब रेशियो, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन करेंगे, मतलब रेशियो निकालेंगे। जैसे ये मैग्नेटोमीटर है, इस पर दो मैग्नेट को एक साथ रखा गया है, एक साथ आपको रखना है, एक साथ रखा गया है। और तरीका ये होता है कि हम लोग एक बार सेम पोल टुगेदर में रखेंगे, दूसरे बार डिफरेंट पोल टुगेदर में रखेंगे। जैसे अभी क्या एस एस एन एन, इसमें क्या है, ये कहा जाएगा सेम पोल टुगेदर, सेम पोल एक साथ है, ठीक है। और दूसरे बार जो रखेंगे डिफरेंट पोल टुगेदर में रखेंगे। तो अभी सेम पोल टुगेदर की बात है, अभी किसकी बात है, सेम पोल टुगेदर, सेम पोल एक साथ रखेंगे, है ना, फॉर सेम पोल टुगेदर, सेम पोल टुगेदर। देखो जो फार्मूला आपके पास टाइम पीरियड का होता है, फार्मूला जो टाइम पीरियड का होता है ये आपको पता है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है साहब, ये आपको पता है। लो एक बार नीचे यहाँ पर लिख भी देते हैं, 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी, 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी। अब यहाँ देखिए इसमें दो फैक्टर है, पहली बात एक आई का फैक्टर है, दूसरा एम का फैक्टर है। बी यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं, बी क्या ले रहे हैं, बी क्या ले रहे हैं साहब, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहे हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है साहब, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम पोल टुगेदर की जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर मान लो m1 का डायरेक्शन ये इधर हो गया, तो ये m1 है, और इधर क्या हो गया, ये m2 है। तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया ना, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा साहब, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा साहब, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इस वजह से m1 प्लस m2 हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अब दो मैग्नेट है, दोनों डिफरेंट साइज का मैग्नेट है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं हम आई है, और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं एक का I1 माना, दूसरे का I2 माना। तो पहले केस में जो है दोनों मैग्नेट को कैसे यहाँ पर ऑसिलेट कराया हम, सेम पोल टुगेदर, एस एन, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का I1 है, दूसरे का I2 है, तो टोटल MI कितना हो जाएगा, MI का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना हो जाएगा साहब, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर जैसा बिहेव करता है, और ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही खास क्वांटिटी है, विच इज़ नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नहीं तो स्केलर होता है नहीं तो वेक्टर होता है। यह टेंसर है, यह टेंसर है, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है, लेकिन यह जो बिहेव करता है ये स्केलर जैसा बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ये स्केलर जैसा बिहेव करता है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 स्केलर ऑपरेशन होगा, मतलब सिंपल एडिशन होगा। क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, सिंपल एडिशन होगा। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्लस m2, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2। तब ये बता दो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जाओ साहब, 2 पाई रूट अंडर I के स्थान पर I1 प्लस I2
अपॉन एम, एम के स्थान पर m1 प्लस m2, यही ना। और b तो फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और ये पहला सिचुएशन के लिए इसमें हमने मान लिया टाइम पीरियड कितना माना जनाब, t1 मान लिया। कितना टाइम पीरियड है, t1 है। क्या बोलो, इसमें कोई तकलीफ है? ये क्लियर है ना, ठीक बात है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और अब जो है बात कर रहे हैं जबकि मैग्नेट को डिफरेंट पोल टुगेदर में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा? डिफरेंट पोल टुगेदर, मतलब डिफरेंट पोल एक साथ, है ना। डिफरेंट पोल एक साथ कहिए या अपोजिट पोल साथ कहिए, एक ही बात है ना। फॉर डिफरेंट पोल टुगेदर, डिफरेंट पोल टुगेदर, है ना। T2 की बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें जो पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ये कितना हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखो, जैसे ही डिफरेंट पोल टुगेदर में रखेंगे, डिफरेंट पोल टुगेदर में रखेंगे तो यह जो मैग्नेट है साहब, ये देखो ऐसे होगा, ये S है, ये N है, ये N होगा, ये S होगा। तो इसका M1 इधर और इसका M2 इधर। बोलो कोई तकलीफ है? M1 इधर, M2 इधर। बोलो कोई दिक्कत है? M1 इधर, M2 इधर। तो रिजल्टेंट किधर? M1 माइनस M2, है ना। M1 माइनस M2 ये हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई तकलीफ है? और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो हमने बताया ही कि यह स्केलर जैसा बिहेव करेगा, तो इसमें तो I1 प्लस I2 ही रहेगा। अब बताइए साहब, फिगर तो आप लोग का बना हुआ है, थोड़ा सा हम फिगर हटा रहे हैं इसको, ठीक है। फिगर का कोई काम नहीं है, समझ गए हम लोग। तो जरा देखिए, तो अब यहाँ पर जो T2 हो जाएगा, बोलो तो साहब T2 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर I1 प्लस I2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू B। और B तो कांस्टेंट है, B में कोई परिवर्तन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। तो ये मान लिया इक्वेशन 2। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, तो फिर इससे टाइम पीरियड का रेशियो पहले निकलेगा। देखिए यहाँ पर डिवाइडिंग किस में किस को डिवाइड करना है? एक में 2 को डिवाइड करना है साहब, एक में 2 को। तो T1 अपॉन T2 क्या होगा साहब? पहले तो ये लिख लें हम लोग। देखिए I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू B। और इसको जैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो 2 पाई दोनों का कट गया, इसलिए 2 पाई को नहीं लिखा, 2 पाई तो फिनिश। और ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा M1 माइनस M2 और नीचे क्या हो जाएगा साहब, I1 प्लस I2। देख लो इतना होगा कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन है इसमें? ठीक है, I1 प्लस I2। अब इसमें जो कटे कटाना है, B तो दोनों में है ही, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में होगा, ये खत्म, ये भी खत्म। तो T1 अपॉन T2 क्या होगा, बोलते चलिए आप लोग, M1 माइनस M2 और नीचे
m1 प्लस m2। तो यह जो है T1 अपॉन T2 का रेशियो निकला, T1 अपॉन T2 का रेशियो हुआ। हालांकि अभी भी हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो अभी बाकी है, जो कि m1 और m2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसी से m1 और m2 का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार सेम पोल टुगेदर में रखा, दूसरे बार डिफरेंट पोल टुगेदर में रखा। और समझने की बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर जैसा बिहेव करेगा, दोनों स्थिति में I1 प्लस I2 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो खासा ध्यान वेक्टर क्वांटिटी का रखा जाना है। इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव दोनों हुआ, यहाँ m1 माइनस m2 हुआ, बाकी तो दोनों को डिवाइड कर दिया। ये T1 T2 का रेशियो हमें मिल गया और इससे फिर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालेंगे। पहले इसको भी लिख लीजिए। अब आइए जो फाइनल टारगेट है हम लोग उसके तरफ बढ़े। वैसे ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये टाइम पीरियड के रेशियो के लिए है और मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो के लिए क्या करेंगे, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सबसे पहले तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर दें। क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें और बोलते चलिए। बोलो तो साहब क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, m1 माइनस m2 और नीचे m1 प्लस m2। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, m1 T2 स्क्वायर माइनस m2 T2 स्क्वायर इक्वल टू m1 T1 स्क्वायर प्लस m2 T1 स्क्वायर, है ना। अब ऐसा करो कि m2 को इधर लेते जाओ, m1 को इधर लेते आए, m1 कॉमन करें तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर और m2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साहब। इसको इधर लेके चले आइए और m2 को कॉमन कर लीजिए, तो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। अब यहाँ देखो m1 और m2 का रेशियो निकल गया कि नहीं, m2 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर और नीचे T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो यह जो है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट, मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट। तो ये फाइनल टारगेट था, है ना। m1 और m2 का रेशियो और T1 T2 क्या है, टाइम पीरियड है। मतलब T1 टाइम पीरियड कब है, जबकि सेम पोल में ऑसिलेट कराएगा। सेम पोल टुगेदर में T1 किसको माने थे, इस बात को याद रखिए। ऑसिलेशन जो कराए हम लोग T1, तो T1 टाइम पीरियड किसके लिए था, सेम पोल टुगेदर के लिए। सेम पोल टुगेदर में जो ऑसिलेशन कराए तो टाइम पीरियड T1 था, ठीक है। और T2 क्या था, डिफरेंट पोल टुगेदर में टाइम पीरियड था। इस बात को जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि फिर इसमें गलती कर सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो T1 जो है टाइम पीरियड तो है ही, और किसके लिए टाइम पीरियड है, फॉर सेम पोल टुगेदर के लिए, ठीक है। और T2 जो है ये टाइम पीरियड है डिफरेंट पोल टुगेदर। ये आपका है किसके लिए साहब, डिफरेंट पोल टुगेदर के लिए है। बात समझ में आ रहा है। और फिर जैसे मान लो क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं दे करके अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, टाइम पीरियड नहीं दे करके अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी m1 अपॉन m2। बोलो तो साहब T2 को क्या लिख सकते हैं,
फ्रीक्वेंसी के टर्म में 1/n2। T2 को क्या लिख सकते हैं? n2 नहीं, T2 को क्या लिख सकते हैं? 1/n2। T1 को क्या लिख सकते हैं? 1/n1। तो m1/m2 निकाल रहे हैं, तो 1/n2 और होल स्क्वायर है तो यह स्क्वायर डाला। T1 को क्या लिखेंगे? 1/n1 स्क्वायर। नीचे फिर T2 को क्या लिखेंगे? n2 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। क्या जी बोलो, कोई तकलीफ है इसमें? क्लियर है? अब एक बार जरा एलसीएम निकाल लें। n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर है ही, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और नीचे n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर है ही, ये प्लस होगा। बोलते चलिए, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर है ही, n1 स्क्वायर माइनस होगा n2 स्क्वायर। इसका तो मामला साफ हो गया। तो m1/m2 क्या मिल गया? n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, नीचे n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? तो m1/m2 n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर और नीचे n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये किसके टर्म में हुआ? फ्रीक्वेंसी के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसके टर्म में हुआ? फ्रीक्वेंसी के टर्म में हुआ। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ या नहीं? तो टाइम पीरियड अगर दिया हुआ हो तो टाइम पीरियड का इक्वेशन लेना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट इक्वेशन लीजिएगा तो सुविधा होगा, और नहीं तो फिर टाइम पीरियड को पलटिएगा तो इतना समय आपका फिर से खाएगा। आई बात समझ में? तो इसको याद रखना है। और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर पर। अच्छा प्रॉब्लम बनता है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बनता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लिख लीजिए, थोड़ा साइड हो लेते हैं हम। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखो, तो चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही। अगले क्लास में इस पर प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं आर के जय सर, हमारा चैनल इनोवेशन